मेरा ज़िंदगी का पहला ट्रेन का सफ़र था जो मैंने 9वीं क्लास में साहिवाल से कराची तक करना था। रात के 9:15 बजे गाड़ी स्टेशन पर रुक गई। सर्दी सख्त थी और धुंध छाई हुई थी। जैसे ही मैं डिब्बे में दाखिल हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन में रश बहुत ज़्यादा है। खैर मेरे पास मुकम्मल बर्थ की बुकिंग मौजूद थी। मैं रश में से जगह बनाता हुआ जब अपने बर्थ पर पहुंचा तो वहां पर पहले से ही कोई फैमिली बैठी हुई थी। एक अधेड़ उम्र औरत, साथ में 2 जवान लड़कियां और एक छोटा लड़का जिसकी उम्र बमुश्किल 8-9 साल ही होगी। मैंने औरत से कहा कि आंटी मेरी सीट खाली कर दें, मैंने वो बुक करवाई हुई है। कहने लगी बेटा मैं जवान बेटियों को लेकर कहाँ बैठूंगी, गाड़ी में तो पाँव रखने की भी जगह नहीं है। दोनों लड़कियां जो शायद उस औरत की बेटियां थीं। जो मुझे उम्मीद तलब नज़रों से देख रही थी। मेरे दिल में हमेशा की तरह रहम आ गया और मैं उनके छोटे भाई के साथ सीट पर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी और रफ्तार पकड़ने लगी, साथ ही सर्द हुआ जिस्म से टकराने लगी। मैंने बैग खोला और गर्म चादर निकालकर जिस्म पर ओढ़ ली और अपने मोबाइल में गुम हो गया। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था, एक लड़की मेरे चेहरे को मुसलसल देख रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखूं। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कितना लंबा सफ़र बैठकर कैसे कटेगा। थोड़ी देर बाद उस औरत ने दोनों बर्थ के दरमियान फर्श पर कपड़ा बिछा दिया और लेटकर कंबल ओढ़ लिया और छोटा लड़का भी उस खातून के साथ ही लेटकर सो गया। अब बर्थ पर मेरे साथ दोनों लड़कियां ही रह गई थी। एक लड़की ने मुझे कहा कि आप लेट जाएं, हम आपके पाँव वाली तरफ बैठ जाती हैं। मैंने बैग सर के नीचे रखा और चादर खींचकर नीम दराजा हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि एक लड़की का जिस्म मेरे पाँव से छू रहा है। मैंने पाँव थोड़े पीछे कर लिया, लेकिन चंद मिनट बाद ही उसका जिस्म मेरे पैर से रगड़ खाने लगा। मैं समझ गया कि लड़की जानबूझकर ऐसा कर रही है। मैं खामोशी से लेटा रहा। फिर मैंने चादर से थोड़ा बाहर झाँका तो मुझे मालूम हुआ कि डिब्बे में लाइट बंद है। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ समझ नहीं दे रहा था और लड़की इस अंधेरे का फ़ायदा उठाना चाह रही थी। फतूर डालना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा कि अगर वो खुद चलकर मेरे पास आ रही है तो मुझे क्या एतराज़ है। मैंने भी तो उन पर एहसान करके अपनी सीट पर बिठाया। यही बात सोचकर मैंने अपना पाँव उठाया और उसकी गोद में रख दिया। वो अपने हाथों की उंगलियों से मेरे पाँव के साथ खेलने लगी। मेरे जिस्म की एक अनोखा एहसास जाग रहा था। अब तो मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे साथ मुकम्मल तावन करेगी। थोड़ी देर गुजरी तो मैंने उसको बाजू से पकड़कर खींचा और अपने ऊपर गिरा दिया और वो भी इसी इंतज़ार में थी कि मेरे साथ है। वो बहुत मज़े से बातें करती रही। उसका नाम जरीना था। वो अपनी बहन और भाई और माँ के साथ सादिकाबाद जा रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बहन जाग रही है, उसको पता चलेगा कि क्या होगा, तुम मेरे साथ लेटी हो। तो जरीना ने कहा कि उसको तो सब मालूम है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी बहन कम सहेली ज़्यादा है। उसकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया और रात के अंधेरे में कुछ ऐसी हरकतें भी करते रहे जो तहरीर के काबिल नहीं है। बहरहाल सफ़र बहुत मज़े का गुजर रहा था। फिर जरीना ने कहा कि मेरी बहन बैठ बैठ कर थक गई है, उसको भी अपने साथ जगह दो सोने के लिए। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। अब सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई थी। मेरी एक तरफ जरीना और दूसरी तरफ उसकी बहन लेटी हुई थी। मैं बमुश्किल ही लेट पा रहा था, लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि सब कुछ बहुत दिल फरेब लग रहा था। दोनों बहनें बहुत देर तक मुझसे छेड़छाड़ करती रही और मैं खुद को खुशकिस्मत समझता रहा था। पता नहीं चला रात के किस पहर मेरी आँख लग गई और मैं गहरी नींद सो गया। ख्वाब में भी दोनों बहनें मेरे साथ शरारतें करती रही। कभी मेरी जेब में हाथ डाल देती और कभी मुझे चुटकियां काटने लगती। ऐसे ही सफ़र काटता रहा और सुबह दिन के उजाले में मेरी आँख खुली तो ट्रेन सिंध में दाखिल हो चुकी थी और मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा। वो सारी फैमिली अपने मतलूबा स्टेशन पर पीछे ही कहीं उतर चुकी थी। रात वाली बातें सोचकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई
مجھے زرینہ اور اس کی بہن یاد آ گئی جنہوں نے میرے سفر کو خوشگوار بنا ڈالا تھا۔ میں نے ٹائم دیکھنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل باہر نکالنا چاہا تو میری جیب خالی تھی۔ میں نے جلدی سے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ بھی خالی۔ میرا منہ چڑا رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی چادر اٹھا کر دیکھی تو میرا موبائل موجود نہیں تھا۔ سیٹ کے اوپر نیچے بیگ کے جیب میں ہر جگہ دیکھ لیا لیکن موبائل نہیں ملا۔ مجھے چھوٹا سا ہارٹ اٹیک آنے لگا کیونکہ میرا موبائل 40,000 کا تھا جو میں نے مشکلوں سے پیسے جمع کر کے خریدا تھا۔ پاکٹ کی پچھلی جیب میں بھی ہاتھ ڈالا تو بٹوا غائب تھا۔ دماغ کا فوری ہی فیوز ہی اڑ گیا۔ پہلے موبائل اور اب بٹوا دونوں غائب تھے۔ ہر جگہ پاگلوں کی تلاش کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ملا۔ بٹوے میں میرے 18,000 روپے، شناختی کارڈ، ATM کارڈ اور دیگر ضروری کاغذات تھے۔ اچانک میرے ذہن میں زرینہ آ گئی جو بار بار میرے جیب میں ہاتھ ڈالتی تھی اور میں اس کی ادا پر قربان ہو رہا تھا۔ دراصل جب میں سو گیا تھا تو دونوں بہنوں نے بڑی تسلی سے میری جیبوں کی صفائی کر ڈالی تھی اور مجھے موبائل اور نقدی محروم کر کے صبح سویرے چلتی بنی تھی۔ جب سارا چکر سمجھ آیا تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب میرے پاس پچھتاؤ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے کسی سے فون مانگ کر اپنے دوست کو صرف اتنا بتایا کہ سوتے ہوئے میرا موبائل اور بٹوا چوری ہو گیا ہے، اسی لیے مجھے اسٹیشن پر لینے آؤ اور ساتھ کچھ پیسے بھی لیتے آنا۔ اس کے بعد باقی کا سفر میں نے فقیروں کی طرح گزارا۔